एक बार बोल दीजिए। जरूरत नहीं होती क्लियर करने की। आते रहेंगे। ज्यादातर लोग बाहर से आते हैं क्या? हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से आते हैं? घर से। कहाँ से? घर से। कुखुंदू से? आप भटनी से? अच्छा, मैं सलेमपुर से। तो भटनी से कैसे? ट्रेन से? आप सलेमपुर से आते हैं? अच्छा, आप यहीं पे रहते हाँ हैं? सलेमपुर घर है ना। अभी आज सलेमपुर से आ रहा हूँ। आज सलेमपुर से आ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर ऐसे ही बहुत भूल नहीं रहा, ठीक है सर। क्या? ऐसे मतलब पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो समझ में आएगा। पहली बार में बहुत तेज चलने पे ना सब बेकार हो जाता है। केवल यही मतलब रह जाता है आना जाना। हम इलाहाबाद में रहते थे, पढ़ाई करते थे, तो सोचे कि निबंध का, और निबंध के लिए हम गए पहली बार उस टीचर के यहाँ। अच्छे टीचर थे, बहुत नाम था उनका, और टीचर भी काफ़ी अच्छे थे, पर ज़्यादा ही अच्छे थे। अभी मेरे स्तर के वो से बहुत ऊपर थे, मतलब मुझे जितना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा ऊपर थे। तो जब जाते थे वहाँ पे, पहले दिन गए तो लड़के बड़ी तारीफ़ किए, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अगर ये बात निबंध में लिख दोगे ना तो बहुत नंबर आएगा। एक्चुअली वो क्लास चल रही थी फिलॉसफी की। हाँ, और उसमें हम बैठ गए तो भगवान, आत्मा, दर्शन, इसकी बातें चल रही थी। सब बातें मुझे भी अच्छी लगती हैं। मैं बैठ गया, फिर जाने लगा। अब पूरा कोर्स कर लिया, मतलब 3 महीने का था, और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। केवल वही जो बीच बीच में जो कहानियाँ कहे थे वही मुझे याद। तो टीचर बहुत अच्छा हो, लेकिन आपको पढ़ा के चला जाए, अपना काम वो कर दे, और आपको उससे कोई लाभ ही ना हो, तो क्या मतलब है? अभी तो आप इस स्थिति में आ गए हैं कि आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप सॉल्व कर दे रहे हैं। तो मतलब धीरे ही चलने में ठीक है। हाँ, तेज चलने का कोई मतलब नहीं है। तो कल सॉइल कंप्लीट हो गया था। आपकी नज़र में उसमें कुछ छूटा है, या आपको उसमें से कुछ जानना है? जो कल पढ़े थे उसमें से कुछ जानना है क्या? कल तो आप आई नहीं थी। रिवीजन कराते हैं, आइए। मिट्टी भी सड़ती है क्या? हाँ, मिट्टी भी सड़ती है। ह्यूमस की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ नाली नाली लगता है वहाँ बदबू करती है। बदबू तो वो सड़ती है या मिट्टी खुद में नहीं सड़ती है। मिट्टी में जो ह्यूमस होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो क्या उसमें भी पड़ जाते हैं क्या? हाँ, मिट्टी में। हाँ, तो होता ही। जो नीचे जो होती है पानी।
पानी जमा होता है, हाँ। उसके नीचे जो दलदल टाइप का मिट्टी होता है, हाँ। वो सड़ा रहता है, बिल्कुल और ह्यूमस की मात्रा उसमें ज़्यादा रहती है। ज़्यादा रहती है। रेड सॉइल बनती कैसी है ये? रेड सॉइल, बनती कैसी है? रेड सॉइल का जो ओरिजिन है, आप तो एक लोकेशन उसका देख रहे हैं कि वो है कहाँ पे। हाँ हाँ, तो वहाँ की जो मिट्टी है शुरू से ही, जो उसका जियोलॉजिकल रीजन आप देखेंगे तो यही है कि वहाँ पे ज्वालामुखी फटी थी और पूरा का पूरा पेनिसुलर इंडिया पे लावा का जमाव ज़्यादा हो गया था, और वो जमाव पश्चिमी घाट पे ज़्यादा हुआ था, पूर्वी घाट पे कम हुआ था। इसीलिए ढलान ऐसे है, पूर्वी घाट पे ढलान है, पश्चिमी घाट ऊंचा है, तभी तो नदियाँ इधर आती हैं, पूर्वी घाट की ओर आती हैं। तो इस वजह से जो लावा है वही लावा धीरे धीरे इरोजन हुआ उसका, और इरोजनिंग के बाद वो बना है। पहले से ही हुआ है। हाँ, पहले से ही वैसा है। ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल ब्लैक सॉइल चट्टानों के टूटने से वहीं पे रहते हैं, अब वो लावा के और ये लावा। लावा, ठीक है। वन जीव संरक्षण और संसाधन, मतलब वन संसाधन, यही हम लोग को पढ़ना है। एक क्लास में हो नहीं पाएगा, इम्पोर्टेंट भी है सर, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और लगभग 2 क्लास लगेगा इसमें, ठीक है। तो जैसे हम कल समझे थे मिट्टी क्या है, वैसे आज समझ लेते हैं वन क्या है। किसको कहेंगे वन? जहाँ पे हो भी सकता है, हाँ हो भी सकता है, हो भी सकता है। जैसे देखिए वन, पहली बात तो पेड़ और पौधे और पेड़ पौधे और झाड़ियों की अधिकता हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, और वहाँ पे नहीं, मानवीय हस्तक्षेप हो सकता है। मानवीय हस्तक्षेप उसके आधार पर कैटेगराइजेशन किया गया है, मानवीय हस्तक्षेप के आधार पर, उसको आगे हम पढ़ेंगे। पहले वन को समझे, वन क्या है। तो वन को सीधे सीधे है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वन हो, पेड़ हो, पौधे हो, झाड़ियाँ हो, और उसमें जानवर भी रहते हो, जैव विविधता, उसको हम जानवर नहीं कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे, जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, ये जो शब्द है जैव, इसमें 2 चीज है, एक तो है जंतु माने जानवर वगैरह, और दूसरा है वनस्पति। एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी, बायोलॉजी में 2 स्ट्रीम आ जाते हैं, तो बहुत सारा, लेकिन 2 मेन स्ट्रीम है, एक जूलॉजी, एक बॉटनी। तो जू और बॉटेनिकल दोनों चीज़ है, वनस्पति भी है और ये भी है, जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है, तो बायो के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसी तरह से जैव, जब बायो शब्द, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी शब्द है, तो बायो में दोनों आ जाएगा। और कुछ ऐसे भी है जो जंतु और वनस्पति के बीच, जंतु और वनस्पति के बीच है, जैसे अब बायो वाले हैं ना, हाँ बताइए, जो जंतु और वनस्पति के बीच हो,
हाँ क्या? मशरूम, हाँ ठीक है। और हाइड्रा होता है लेकिन तो पानी ही होता है। बैक्टीरिया को किस में रखते हैं? बैक्टीरिया तो जंतु नहीं पता। हाँ? बैक्टीरिया भी उसी में है, वो टोटली मतलब वो नहीं है, उसको वनस्पति भी नहीं कहते हैं। वो वनस्पति की श्रेणी से ऊपर है और जंतु की श्रेणी तक अभी नहीं पहुंचा है, बीच में है। उसका जो इवोल्यूशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं बीच में है। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो इस कैटेगरी में है, मतलब ना वो जंतु है ना वनस्पति है, उसमें दोनों का लक्षण पाया जाता है। खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो हम जंतु और वनस्पति उसमें वन में दोनों होता है। पेड़ भी होते हैं, पौधे भी होते हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं और जैव विविधता भी होती है। इसके अलावा उस पर वो किससे नियंत्रित होता है? जल और वायु से और तापमान से। जो जिसको प्रभावित करता है वहाँ का क्लाइमेट, मतलब जलवायु। और जलवायु में क्या क्या आ गया? जैसे वर्षा, कितनी वर्षा होगी, वर्षा के आधार पर ही वन का वो किस तरह का वन है ये तय होगा। अगर बहुत अधिक वर्षा होगी तो बहुत घना वन होगा, वर्षा होगी ही नहीं तो मरुस्थली टाइप का वन होगा। और अगर समुद्र के किनारे की बात, दूसरे तरह का वो मैंग्रोव वन उसको बोलते हैं, तो वर्षा तय करेगा। दूसरा चीज तापमान, तापमान भी तो तय करेगा। हिमालय में किसी और तरह का वन होगा क्योंकि वहाँ पे तापमान कम है, मध्य भारत में किसी और तरह का वन होगा और दक्षिण भारत में किसी और तरह का वन होगा, तो तापमान तय करेगा। पहाड़ों पर, जिन पहाड़ों पर तापमान अधिक है वहाँ की वनस्पति दूसरे तरह की या वन दूसरे तरह का, और जहाँ पे तापमान अधिक है वहाँ पे दूसरे तरह का। तो जलवायु जो है वर्षा और तापमान का ही है। फिर वहाँ की मिट्टी, मृदा, ये भी तय करेगा। बलुई मिट्टी हो तो खूब घनी वनस्पति हो सकती है? नहीं होगी। बलुई मिट्टी में किस तरह की वनस्पति होगी? रेतीली मिट्टी में नागफनी टाइप की, जिसमें कांटे होते हैं, उस तरह की होगी। तो वन को आपने समझ लिया कि पेड़ पौधे झाड़ियाँ और उसमें जैव विविधता हो और उसको जलवायु नियंत्रित करती है, ऐसे क्षेत्र को वन करते हैं। बाद में और भी चीज जोड़ सकते हैं अगर लिखना हो तो, जो आजीविका में सहायक हो, जो मृदा संरक्षण करती हो, लेकिन उतना हम नहीं जानेंगे, इतना हम क्रक्स में जानते हैं। अब अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे एक इंटरनेशनल संस्था है FAO, सुना है? FAO क्या है? फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन, सुना है, जानते नहीं। फॉरेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन, वही है ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन बोला? नहीं, इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये UN की संस्था है, यूनाइटेड नेशन की संस्था है। यूनाइटेड नेशन के बारे में जानते हैं ना आप? ये बार बार अभी हम लोग इसमें भूगोल में ही पढ़ेंगे एक पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण के बारे में जब पढ़ेंगे तो बार बार उसमें संयुक्त राष्ट्र का नाम आएगा। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं आप लोग? क्या है? यूएनओ है, कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वहाँ जब शिकायत करते हैं, दो देशों के बीच कोई विवाद है, 193 देशों का समूह 45 को बना। पॉलिटिकल साइंस वाले कोई है? बताइए, उसमें पढ़ाया गया होगा। संयुक्त राष्ट्र क्या है, उसकी स्थापना कब हुई? 24 जून 1945। एक लाइन बता दीजिए, एक लाइन। अक्टूबर 1945 में हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। 24 अक्टूबर क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? पता है हाँ बताइए। सर, विश्व युद्ध जब हो रहा था ना, हाँ तो इसलिए ये पता चला कि जब ऐसे ही हम लोग झगड़ते रहेंगे हाँ और इसी तरह विनाश होता रहेगा तो कोई एक संस्था बना दिया जाए जो एक सॉल्व करेगा उस मैटर को। वही
जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1944 में, तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद से हुआ कि फिर आगे अब कोई विश्व युद्ध ना हो, इस तरह की लड़ाई ना हो, तो सभी देशों ने मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, उसको संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, मतलब सभी देशों का एक ग्रुप, जिसमें सभी लोग बैठ करके आपसी विचार विमर्श करके उसका हल, कोई भी समस्या आएगी तो उसका हल निकाल लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक, IMF, FAO सब उसी का हिस्सा है, अलग अलग जगह। सर इंटरपोल भी ना? हाँ, इंटरपोल भी जैसे इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस। सर। अगर सर उसमें तो हर देश से छट के जाते होंगे ना? उसमें हाँ जाते हैं कुछ लोग, जैसे डेपुटेशन उसको बोलते हैं, 2 साल 3 साल के लिए जाते हैं, फिर लौट आते हैं। अगर वो चाहे इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट भी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जी सर। वहाँ भी वो भी है, उसी का हिस्सा है। तो हर चीज़, हर जिस तरह की भी बात है, उसी का एक है यूनेस्को, यस सर। वर्ल्ड हेरिटेज। यूनाइटेड नेशन, वो इन्वायरमेंट और साइंस को देखता है। यूनिसेफ जो बच्चों की समस्या से को देखता है। तो उसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, सब जहाँ पे UN लगा हुआ है वो सब यूनाइटेड सर कोई नेशन का। मसला है, अगर उसमें सब समिति से मामला बनता है और वो देश मान नहीं रहा है, तो अटैक भी कर सकता है क्या? हाँ, वो अटैक भी कर सकता है उस देश पे? नहीं अटैक नहीं कर अगर सकता। नहीं सुनता है, जिसमें अब नहीं सुन रहा है तो यही तो उसकी, उसको भी आगे पढ़िएगा, कोई पढ़ाएगा नहीं। यही तो उसकी कमी है कि वो बना तो दिए हैं पर उतना प्रभावी नहीं है। जैसे गांव का ऐसा प्रधान है जिसकी कोई बात ही नहीं मानता है। सीधी सीधी बात। यही उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि तब उसके होने का क्या मतलब। अभी दुनिया भर में 59 युद्ध चल रहे हैं, छोटे बड़े और इस टाइम छोटे बड़े, जैसे रूस और यूक्रेन का बड़ा हो गया, सबसे बड़ा और ऐसे ही जैसे गाजा वाला जो चल रहा है बड़ा हो गया, और ऐसे ही अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच भी हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती है। रिश्ते सामान्य तो है नहीं, तो ये भी उस कैटेगरी में है। तो इस तरह के 59 युद्ध, तो जब ऐसी संस्था है और फिर भी दुनिया में युद्ध हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसका प्रश्न, उस पर प्रश्न बनता है। खैर उससे क्या मतलब है, हम ये जानेंगे कि UN की एक संस्था है FAO, जो विश्व स्तर पर फूड और एग्रीकल्चर के बारे में जो भी नीतियां बनती हैं उसका उसको उसके बारे में ये देखती है कि उसका प्रभाव अन्य देश पर नकारात्मक रूप से न पड़े। जैसे WTO है, सुना है नाम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसी की संस्था है, उसी से रिलेटेड है। तो वो ट्रेड को देखती है, व्यापार को देखती है कि आप ऐसा कोई व्यापार न करें जिससे कि दूसरे देश को नुकसान हो, आप भी स्वस्थ तरीके से करें, दूसरा भी स्वस्थ तरीके से करें। तो यही है WTO। तो उसी तरह से UN की संस्था FAO, इसका मुख्यालय पूछता है, इन संस्थाओं का बार बार मुख्यालय पूछता है कि मुख्यालय कहाँ पे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में है। FAO का रोम में है। हाँ, ज़्यादातर का जेनेवा में है, लेकिन इस ज़्यादातर का रोम में है, वाशिंगटन में है, लेकिन इसका रोम में। रोम कहाँ है? हाँ, इटली के पास ही है। तो वो कहता है कि वो हेक्टेयर में बोलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, 0.5 हेक्टेयर का क्षेत्र हो, कोई 0.5 हेक्टेयर का कोई क्षेत्र हो, और उस पर 5 मीटर जो वहां पे पेड़ पौधे हों, उनकी ऊंचाई मिनिमम 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई के वृक्ष हो, वृक्ष के पौधे कुछ उनकी 5 मीटर ऊंचाई हो, और कैनोपी समझ रहे हैं? जी सर। कैनोपी, तिरपाल, हाँ, एक तरह का तिरपाल। तिरपाल मतलब वन के सेंस में उसको कैनोपी कैसे बोलेंगे?
कि जैसे मान लीजिए कि एक वन यहाँ पे हो जाए, एक पेड़ वहाँ पे हो जाए, एक पेड़ वहाँ पे हो जाए, एक पेड़ वहाँ पे हो जाए, और एक पेड़ उस कोने हो जाए, चारों कोने एक एक पेड़ हो जाए, तो इसकी कैनोपी जो है ऊपर से जब देखा जाएगा तो बहुत दूर दूर पेड़ दिखेंगे। लेकिन ऐसा जगह जहाँ आपस में खूब सारे पेड़ हो तो वो जमीन ऊपर से देखने से दिखे ही नहीं। ठीक, हाँ, तो ऐसा ना दिखे तो ऐसे कहा जाए कैनोपी उसकी बहुत ज़्यादा है, उसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा है। और अगर ऊपर से देखने पर जमीन दिखने लगे तो कहा जाए कि उसकी कैनोपी कम है। तो वो कह रहा है कि अगर 10% भी कैनोपी दिखे, माने पूरी जमीन का, जो आपने 5 हेक्टेयर जमीन 5 हेक्टेयर जमीन लिया और उस पूरी जमीन पर 10% भी अगर कैनोपी कवर है तो उसको वन मान लो। दस परसेंट छत्र आवरण उसको हिंदी में बोलते हैं। वैसे पेड़ के सेंस में कहा जाए तो ये वाला जो है वही कैनोपी है। किसी पेड़ का ये वाला हिस्सा, इसी को कैनोपी मूल रूप से कहते हैं। ठीक है, छत्र आवरण मतलब एक पेड़ की कैनोपी ये होगी, सबसे ऊंचा वाला हिस्सा। ठीक, और अगर वन के क्षेत्र में सेंस में कहा जाए तो जैसे मान लीजिए कि 1 बीघा जमीन, 1 बीघा, और एक पेड़ यहाँ पे लगा है, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे। ठीक, और आप चले जाइए ऊपर, जहाज से देखिए, जहाज में चले जाइए और जहाज से आप देखेंगे तो यहाँ की जमीन दिखेगी कि नहीं? नहीं दिखेगी, क्योंकि एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे, एक पेड़ यहाँ पे, तो बीच की सारी जमीन तो दिख ही रही है। तो कहा जाएगा कि यहाँ पे कैनोपी बहुत कम है, यहाँ पे कैनोपी बहुत कम है। मान लीजिए कि ये पूरा अब ऐसे हो गया, मतलब ये सब पेड़ है, कैनोपी और बढ़ गया। हाँ, कैनोपी बढ़ गया, अब पूरा ये ढक गया, इतने पेड़ एकदम सघन हो गए, पूरा पेड़ ही पेड़ है, ऊपर से जमीन दिख ही नहीं रही है। जब जहाज में आप ऐसे झांक रहे हैं तो जमीन दिख ही नहीं रही, इसका कैनोपी 100%। आगे समझ में, कैनोपी छत्र आवरण। तो वो कह रहा है कि कैनोपी कवर अगर 10% भी हो तो उसको कहेंगे वन। 3 शर्त दिया हुआ। तो इससे क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पे इतना सरल शर्त है, इसकी परिभाषा इतनी सरल है कि वन ज़्यादा दिखता है। अगर यही पे अगर 50% कर देता या 5 मीटर को थोड़ा सा और बढ़ा देता तो टोटल अगर रिपोर्टिंग होती तो वन की मात्रा कम नहीं हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये है FAO की परिभाषा। इसके हिसाब से तो हम लोग का जंगल में, हाँ, इसके हिसाब से हाँ, मैं गाँव देखा तो जंगल में है, बिल्कुल। इसके हिसाब से आप जंगल में चले जाएंगे। जमीन नहीं दिख रहा तब ना, अभी तो यहाँ जमीन दिख रहा है। जमीन दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी वो अगर ऊपर से देखा जाएगा तो काफी हरा भरा दिखता है। लेकिन काफी दिखेगा, लेकिन सर बहुत कम भी तो वो जमीन। मेरा भी गांव में बहुत बगीचा है। बहुत बाकी गांव में तो अभी बहुत है। तो भारत के गांव मतलब उनके हिसाब से भारत के गांव तो जंगल ही है, FAO के हिसाब से तो जंगल ही हो गए, क्योंकि गांव बहुत पेड़ है। अब उनके हिसाब से बिना पेड़ वाला जगह कौन होगा? कोई रेगिस्तान हो या अरब का जो क्षेत्र हो। मुंबई में ठीक ठाक है, वो समुद्र के किनारे है ना। मेन, हाँ, मेन शहर तो कहीं कहीं गए हैं क्या? मुंबई गए हैं क्या? गली के लिए जगह नहीं है सर, गए हैं क्या?
अब देखिए जब अंग्रेज थे, जब अंग्रेज थे ना, तो उन लोगों ने एक वन अधिनियम बनाया था, वन अधिनियम, फॉरेस्ट एक्ट 1927, उसका नाम था वन एक्ट 1927, वन अधिनियम 1927। उसके हिसाब से भी अभी भारत में जो वन का प्रशासन होता है उसी आधार पर होता है। वो इतना कुछ कुछ चीज़ें इतना सही बना के गए हैं कि भारत सरकार ने उसको उसी रूप में ले लिया और थोड़ा बहुत संशोधन कर दिया, थोड़ा बहुत संशोधन करके उसको चला रही है। तो वन अधिनियम 1927, उसके हिसाब से 3 तरह के वन हैं, 3 तरह के वन होते हैं, केवल भारत की बात हो रही है। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित, दूसरा संरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। आरक्षित मतलब रिजर्व, संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड। तो उसके हिसाब से भारत में ये वाला वन 53% है, ये वाला 29 और ये वाला 18, बाकी फुटकर है। जैसे ये वन है यहाँ पे लगा दिए, तो ऐसे ऐसी चीजों को भी है स्मृति वन, वाटिका। पहले था वाटिका वन। अब इस जैसे जैसे उस और वन जो बाकी बच गए, कितना हो गया? हो गया सर, 100 हो गया। 100 हो गया ना। तो ये वन को बांट के चल रहे हैं, और बाकी जो अगर बच जाएंगे तो ऐसी वाटिका वाटिका का मान लीजिएगा, ठीक है। तो आरक्षित जो वन होता है उस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार उसमें किसी को जाने नहीं देती है। तो पूरी तरह से क्या उसका संरक्षण हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे नेशनल पार्क का नाम सुना है? हाँ, तो आरक्षित वनों में ही वो सब आ जाता है। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो ये सब चीज़ों से उनका संरक्षण होता है। बाकी उसमें वन पुलिस भी होती है, फॉरेस्ट गार्ड। वन सेवा का एक अलग से परीक्षा होता है, उससे अधिकारी चयनित होते हैं और वो वनों का ही संरक्षण करने के लिए होते हैं। तो ये चीज़ है। तो आरक्षित जो वन होता है ना, उसमें क्या होता है कि आम आदमी उसमें नहीं जाता है, जन सामान्य का जाना कानूनी रूप से प्रतिबंधित होता है आरक्षित। तो ये बड़े बड़े वन है जो उसमें किसी तरह की गतिविधि नहीं होती है। और जो दूसरा वन है, संरक्षित वन है, उसमें कुछ हद तक आप जा सकते हैं। हाँ, उसमें भी ज़्यादा नहीं, उसमें भी कुछ हद तक क्या अलाउ है, जैसे पशु चराना, मवेशी चराना, लकड़ी काटना, सूखी लकड़ी काटना। आप अपने इस्तेमाल के लिए सूखी लकड़ी काट सकते हैं। हाँ, ये सब चीज़ें आम आदमी के लिए ये सब अलाउ है, वो भी कुछ दूर तक, बहुत अंदर नहीं। एक वन का कोर एरिया होता है, उसमें नहीं जाना है।
पहले ही बांध कुसमी जंगल हाँ? कुसमी जंगल यहाँ का जो है कुसमी जंगल जो है वो तीसरे वाले में आ जाएगा, अवर्गीकृत है वो। एक तो वो लगता है बनाया हुआ है क्या वो? हाँ बनाया गया बनाया, नेचुरल नहीं है वो। चूंकि वहाँ सर गोदाम है ना सर। ज्यादा नहीं है क्या बात है? मिड पॉइंट तक नहीं जाते उससे हो हाँ? वो एक तो वो लगाया गया पेड़ है ना, हाँ जान के हाँ उसका लगाया गया है। संरक्षण के लिए नहीं आप गई है ना उसमें, एकदम लाइन से पेड़ लगे हुए हैं। और कोई जंगल नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही है, आर्टिफिशियल की बात नहीं हो रही, जो नेचुरल वन होते हैं। सर उसमें जंगल पहले तो जंगल ही होगा, फिर बाद में लगाया गया होगा साइड साइड हाँ ये हो सकता है कि जो खाली हो गया वो लगा दिया। लगा दिया गया होगा। पहले बहुत पहले से इसका नाम आता है कि कुसमी जंगल, हाँ ऐसे तो जंगल तो बोला नहीं जाता जब पौधा हो सकता है, तो वो सेकेंड में संरक्षित में ही आएगा, वो संरक्षित में ही आ जाएगा। ऐसे वन संरक्षित में। तीसरे तरह का जो वन है वो अवर्गीकृत है। और जैसे आप सुने हो किसी गांव का एक वन होता है, गांव के नाम पर एक वन हो गया, या समुदाय के नाम पर एक वन हो गया। जैसे अबुझमाड़ का नाम सुना है? अबुझमाड़, ये अबुझमाड़ जो है अभी जहाँ माओवाद क्षेत्र से प्रभावित जो क्षेत्र छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो बाउंड्री लगती है एक ही जगह लगती है। मध्य प्रदेश थोड़ा ऊपर पड़ जाएगा, आंध्र प्रदेश भी उधर पड़ जाता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का जो नीचे वाला पोर्शन है, हाँ नीचे वाला, उसमें फॉरेस्ट एरिया है। हाँ वही फॉरेस्ट एरिया। शुरुआत में हाँ तो अब खत्म हो गया। तो वो एरिया जो है वो पहले वाले में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे आदमी घुस ही नहीं सकता। आरक्षित होना पड़ेगा। हाँ वो आदमी घुस ही नहीं सकता, चाह के भी नहीं घुस सकता। उसकी कैनोपी इतनी ज़्यादा है, उसी का तो माओवादी लोग फायदा उठाते थे। इधर कार्रवाई करके एक्शन करके उसी में घुस जाते थे, तो घुस जाते थे। ऊपर से आप ड्रोन भी चलाएंगे तो कुछ नहीं दिख रहा है। नीचे से ही मार देंगे ड्रोन को। नहीं ड्रोन मारेंगे तो पता चल जाएगा ना, वो छुप जाते हैं, कार्रवाई करके छुप जाते थे। उसका नाम ही अबुझ, जो समझ में ना आए। अब माड़, गोंडवी भाषा में माड़ माने जंगल, अबुझ माड़। और उसी मतलब इधर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, तो भी वहाँ पे आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जैसे उनके गांव का नाम है जैसे गुंडेकोट, तो गुंडेकोट एक गांव का नाम हो गया, तो उस गांव का एक जंगल हो गया, उस गांव का एक अपना जंगल हो गया। जैसे वहाँ पे गोंड ट्राइब रहती है, माड़वी ट्राइब रहती है, तो माड़वी के नाम पे एक ये माड़वी जंगल है, ये गोंड जंगल है, गोंडिया जंगल है। इस तरह से तो जो अवर्गीकृत वन होते हैं ना, जो अवर्गीकृत वन होते हैं वो किसी समुदाय का या गांव के वन होते हैं। ज़्यादातर ये जो वन है वो पूर्वोत्तर भारत में, क्योंकि उधर ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा होती है, इस तरह के वन उधर ही पाए जाते हैं। सर जो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाएंगे, हाँ? जो पहाड़ी क्षेत्र में, जो पहाड़ी क्षेत्र में है, जैसे वो किसी का नहीं है, अगर वो किसी का नहीं है, उस पर किसी के दावा नहीं है, तो गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट का होगा। और जो गवर्नमेंट का होगा वो आरक्षित में आ जाएगा, ऊपर वाले में चला जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत, या रिजर्व, प्रोटेक्टेड और अनक्लासिफाइड। अब वनों का प्रकार, जैसे कल मिट्टी का प्रकार पढ़े थे, तो मिट्टी का प्रकार पढ़े थे तो कई तरह के विद्वान महोदय लोग आए थे, हैं? और सबके हिसाब से अलग अलग था। तो वही कहानी यहाँ भी है, कोई 11, कोई 4, कोई 7, कोई 10 ऐसे बोलता है। तो हम 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम बताएंगे जिन्होंने बताया है। तो पहले हैं सी, मिटा देते हैं, मिटा देना।